वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे एयरफोर्स एग्जाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जिसके पेपर 1 और पेपर 2 पहले हमने डिस्कस कर लिया था। आज चर्चा करेंगे पेपर 3 के बारे में, जो कि एयरफोर्स को बेस रखा गया है। ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो नीट लेवल एग्जाम को भी आपको बताएंगे कि नीट लेवल एग्जाम को भी आप उसको रेफर कर सकते हैं, राइट। और फिर कक्षा 11 और 12 के जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि उनके भी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। तो बढ़ते हैं आज के इस पेपर 3 की ओर, जिसका पहला क्वेश्चन अपने सामने है। ध्यान रखना, आज के इस क्वेश्चनों में मैंने ऐसे क्वेश्चन रखे ताकि आपको ये पता चले कि एग्जाम में इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कैसे करना है, राइट। क्योंकि टाइमिंग का इशू बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्वेश्चन को पढ़ना, उसका कॉन्सेप्ट पकड़ना और कम समय में उस क्वेश्चन को करना, ठीक है। तो चलते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की ओर, ताकि आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो और साथ में आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो, ठीक है। तो जो क्वेश्चन बताऊं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस मेरे साथ करें। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, कोई परिपथ 12 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत से संयोजित किए जाने पर 0.2 एम्पीयर धारा देता है। अब बात यह है कि कितना एम्पीयर धारा देता है, 0.2। एक सर्किट यहाँ पर नोट करना, कौन सा सर्किट दिया है उसमें, प्रत्यावर्ती स्रोत, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। आगे कह रहा है यदि यही परिपथ 12 वोल्ट के दिष्ट धारा से जोड़ा गया, सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले उसको एसी से देना, आपको उसको डीसी से जोड़ा गया, चलो कोई बात नहीं। तब ऐसा करने पर कितना एम्पीयर आता है, 0.4 एम्पीयर की धारा हमको मिलती है। ये परिपथ श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, जो भी ऑप्शन में दे रखे हैं। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा सर्किट है। अब ऐसे तो अपन कैसे पता लगाएंगे वो ये कौन सा सर्किट है। तो देखिए यहाँ पर एक अपने क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन बोल के कह रहा है कि मुझे पढ़िए अच्छे से और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। देखिए एक चीज आपने अच्छे से पढ़ा होगा, संधायित्र को लेकर जो संधायित्र होता है सी, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसको अपन एक्स से लिखते हैं, धारतीय प्रतिघात के रूप में। 1 अपॉन क्या होता है इसका, ओमेगा सी। इसको ओपन करेंगे तो 2 पाई एफ सी। आपको पता है ये डीसी के लिए कितना होता है, अगर मैं बात करूं डीसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है, राइट। अगर मैं 1/0, ये 0 तो सारा सिस्टम 0, तो आंसर क्या आएगा, इंफिनिटी। मतलब डीसी तारा पर संधायित्र क्या नहीं करेगा, कार्य नहीं करेगा। यानी एक ओपन सर्किट की तरह क्या करेगा, कार्य करेगा, जिसका प्रतिरोध अनंत होगा। इसका मतलब जहां सी लगा हुआ है वहां डीसी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन आपको हिंट दे रहा है, इसको समझने की कोशिश करना। अगला कह रहा है कि पहले एसी फिर डीसी, फिर एसी और फिर डीसी। हाँ, समांतर का बात अलग है, लेकिन अगले में क्या कहा है, श्रेणी क्रम में का। तो इसका मतलब सामने कहीं ना कहीं अगर संधायित्र है और एसी का तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर डीसी लगी हुई है और सामने संधायित्र है तो उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा। तो जहां सी है वो अपना आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब पहले वाले सर्किट में क्या है, एलसी मतलब सी है, और सी तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इंफिनिटी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए ये नहीं हो सकता, राइट। आगे बात क्या कर रहा है, दे आरएलसी, सी बेटा इसमें तो भी नहीं होगा। अगला क्या कर रहा है, आरसी, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब एक ही सर्किट बचा, कौन सा, एलसी, ये एल आर, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, सी वाला सर्किट, यानी सी वाला कंपोनेंट नहीं है, मतलब संधायित्र नहीं जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यहाँ से एसी और डीसी दोनों फ्लो हो जाएगी। तो ध्यान रखना, ये जो चीज आप मैं बताना चाह रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि एक विद्युत चुम्बकीय की तरंगों से रिलेटेड है। क्या कह रहा है, किसी पारदर्शी माध्यम की आपेक्षिक पारगम्यता, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, म्यू आर बोल रहे हैं, वो कितना है, 10 है। और फिर कह रहा है कि वो जो माध्यम की जो विद्युतशीलता बता रहा है उसको अपन पारगम्यता कहते हैं, एप्सिलॉन आर वो 1.44 है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो ध्यान रखना, प्रकाश की चाल को लेकर और अपवर्तन के बीच में क्या संबंध होता है, म्यू, या कोई एन लिखता है इसको तो वो कितना होता है, सी बटा वी होता है। कई बच्चे इसको एन लिखते हो, एन लिख सकते हैं, यहाँ कंपटीशन उसका कोई वैल्यू नहीं है। आपको पता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों में आपने पढ़ा होगा माध्यम में इसका मतलब क्या होता है, म्यू आर, और आप इसको एन लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो, एन अपवर्तनांक है यहाँ पर। तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन आर, और ये सी बटा वी, राइट है। अब बात करते हैं, अगले ने ये चाल पूछा है तो सी यानी वी बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन में म्यू आर और एप्सिलॉन आर। तो बताइए, सी तो कांस्टेंट वैल्यू है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए, कितना उसका फिक्स होता है, 3 × 10⁸। और बात करें इसकी म्यू आर की वैल्यू 1, ये कितना है 1.44,
इसका मतलब कितना हुआ 3 × 10⁸ और इसका हो गया 1.2। ये पॉइंट हटा के 30, तो 30/12 कितना हो गया 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। राइट, उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कई बार बच्चे क्या होते हैं उनके दिमाग में ये बैठा रहता है कि विद्युत चुंबकीय की जो तरंगें होती है वो हमेशा एक ही स्पीड से चलती है, वो 3 × 10⁸। हाँ, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन मीडियम में वो अपना वेलोसिटी बदलेगा, उसको अलग अलग माध्यम में उसका वेग अलग अलग हो सकता है। तो देखिए, हाँ एयर में नहीं, अलग अलग कंपोनेंट में जब ये ऐसी कंडीशन देता है तब वो वाली कंडीशन का है। एयर में तो मीडियम बदलता है, वहां उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो लिक्विड होते हैं उनमें इसकी चेंज हो सकता है। जिसका ये देखो कितना बता रहा है, तो इस माध्यम में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना कई बच्चों को वो फिक्स वाला वैल्यू याद रहता है, तो वो इसमें 3 × 10⁸ लगा देते हैं, वो भी ऑप्शन में है। तो ध्यान रखना ये गलती आपको नहीं करना है। तो अपना सही आंसर कौन सा हुआ बी, 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि थर्ड है, क्या करा है थर्मो से है, थर्मोडायनेमिक्स है। गामा बराबर Cp/Cv है, राइट, और ये कह रहा है कि R गैस नियतांक है, ठीक है, जो कि फिक्स होता है उसकी वैल्यू। तो Cv की वैल्यू क्या होगी, तो इसमें Cv का मान बताना है, मतलब आपको गामा के साथ उसका कोरिलेशन तैयार करना है। ऑप्शन देखिए किस टाइप के, सारे सिमिलर से दिख रहे हैं, मतलब आप रटे हुए होंगे तो नहीं बैठ पाएगा, वो उल्टा सीधा होते हुए टाइम नहीं लगेगा, इसलिए कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए इस एग्जाम के लिए। देखिए कैसे मेथड, अपन को पता है मेल संबंध क्या कहता है, Cp - Cv = R, राइट, Cp - Cv R। अब आपको ये चीज भी पता होना चाहिए कि जो Cp/Cv बराबर क्या होता है, गामा होता है। हालांकि क्वेश्चन ये दे रखा है, वैसे होता भी है, राइट। इसका मतलब अगर इसमें Cv का डिवाइड कर दे, Cv का भाग दे दे, जैसे मैं Cv का भाग दूंगा इस इक्वेशन के अंदर, ये वाले तो मेल संबंध है, तो मुझे बताओ ये क्या बनेगा Cp/C, यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा अपॉन C। यहाँ Cv से Cv डिवाइड हो गया तो कितना आया 1 है। अब मुझे क्या करना है कि नॉर्मल सी बात है कि इस जो ये वाली वैल्यू है, किसकी वैल्यू निकालनी है तुमको, इसकी मतलब Cv की। तो Cp/Cv अगला क्या कर रहा है, गामा है -1 R/C, राइट। अब Cv को उधर ले जाओ, R गामा -1, तो देखो R गामा -1, तो अपना ऑप्शन कौन सा हुआ, देखिए बी और सी तो एक जैसे हैं, थोड़ा जल्दबाजी मत करना, R ऊपर होना चाहिए, इसका मतलब सही आंसर कौन सा हुआ बी हुआ। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसमें Cp/Cv की वैल्यू भी पूछ जाती है कि कौन बड़ा होता है, हमेशा Cp बड़ा होता है और Cv हमेशा छोटा होता है। ध्यान रखना Cp/Cv का मान हमेशा 1 से ज्यादा, और उल्टा पूछे Cv/Cv तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ये भी एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, फोर्थ सॉल्व के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखिए पढ़िए इसको, क्या कह रहा है ये समीप समीकरण पे आधारित है। अब कई बार ये इतना बड़ा क्वेश्चन देके बच्चे सोचते हैं कि टाइम लगेगा, राइट, और क्वेश्चन को क्विट कर जाते हैं। दोनों ही प्रकार के एग्जाम में ये अवेलेबल है, नीट और एयरफोर्स जैसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो कोई भी कंपटीशन में। तो ऐसे क्वेश्चनों को अपन को थोड़ा सा अगर शॉर्टली निकालेंगे तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बड़ा लगेगा कि इसमें आप सोचोगे यार कैलकुलेशन होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इससे बढ़िया आगे बढ़ते हैं। नहीं, देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप इसको क्वेश्चन को समझिए, क्या करा है कि ये क्या है कि ये वेग दे रखा है, से वायु में उड़ता हुआ कोई पिंड अचानक से 2 भागों में टूटता है। एक पिंड जा रहा है, 2 भागों में अचानक से क्या कर जाता है, टूट जाता है। तो एक छोटा भाग बनता है, एक बड़ा भाग बनता है। छोटे भाग का जो वेग मतलब द्रव्यमान होता है वो 1, और एक कितना होता है दूसरा 5 kg का। मतलब एक पिंड जा रहा है और अचानक से एक बम फेंका, 2 टुकड़ों में टूट गया, एक का 1 kg बन गया, एक का 5 kg बन गया। जो छोटा वाला है उसका वेग दे रखा है कितना, ये वाला IJ के फॉर्मेट में। तो पूछा दूसरे बड़े भाग का वेग क्या होगा, अब ये IJ के फॉर्मेट में दे रखा है, राइट। अब इसको कैसे निकालना है, सबसे पहले ये ऐसी चीजों में जब भी ये जो बम ब्लास्ट वाले होता है, ये जो टुकड़े टूटते हैं वो समेक सक्शन पे काम करता है, ये तो क्लियर है सबको। चलो ठीक है, समेक मतलब P पूर्व और P पश्चात, वो आपस में इक्वल होगा। पहले का बात है समय का, आपने P का नॉर्मल फॉर्मूला होता है P बराबर m। जब वो टूटने से पहले उसका वजन तो m ही था, ठीक है, टोटल मास। तो मैं दोनों को काउंट कर लेता हूँ टूटने से पहले। अब वो तो अपने पास है नहीं, लेकिन ये तो कंफर्म है 2 में टूटा तो कुल वजन कितना होगा उसका
ये 1 + 6, तो मैं इसको लिखता हूँ m1 + m2 और क्या mb। ये तो टूटने से पहले फुल कॉम्बिनेशन वाला आएगा, और जैसे टूटेगा तो एक तो हो जाएगा p यानी p1 p2, जिसको मैं लिख देता हूँ p1 को बोलेंगे m1 b1 और एक हो जाएगा m2 b2। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें वैल्यू में जब वैल्यू रखेंगे तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, राइट। अब इसे बचने का तरीका बताता हूँ। देखिए अब ये ऑप्शन में आ जाइए, ठीक है। इसको सोल्व करने से पहले आप देखिए i की वैल्यू में फर्क देखिए, 20, 25, 4i और कितना 100, मतलब i सबके अलग अलग है। इसका मतलब केवल i वाली वैल्यू को ले लीजिए आप, वैसे तो पूरा कर सकते हैं, लेकिन आप क्या ले लीजिए, केवल i की वैल्यू को उठा लीजिए और आपका क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। नहीं समझे? देखिए यार मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, शॉर्टकट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि समय बचे। देखिए दोनों का वजन टूटने से पहले, तो टूटे हुए का वजन दे रखा है, तो 1 प्लस ये 1 और 5 में टूटता है, तो टोटल कितना हो गया 6, तो टोटल हो गया 1 + 5 मतलब 6। और b कितना दे रखा है भैया ने, ये इतना बड़ा नहीं देना, केवल i से क्या लगे 20 उठा लो, 20 है। चलो पहले का वजन छोटे का, ये कह रहा है छोटे एक तो छोटे भाग में टूटता है, एक दूसरा बड़े भाग में। छोटे का वजन कितना 1 kg, एक उसका वेट दे रखा है, पूरा भी लेना है, क्या लेना है i वाला तो कितना है 100 i के। चलो m2 का वजन कितना है 5 kg, 5। और v2 तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है, दूसरे पिन का वेट तो अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये कितना हो गया 120 i के, ये कितना हुआ 100 i के, और ये हो गया 5। मुझे बताओ इसको इधर लाएंगे तो 20 i के, और उस 5 को नीचे डिवाइड कर देंगे तो v2 आएगा, राइट। और जैसे इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ 4 i के, और ये क्या हुआ v2। इसका मतलब जिसके पास 4 i होगा वही अपना क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए 4 i किसके पास है, c के पास, ये अपना पूरा आंसर होगा। मतलब पूरा सोल्व करने की इसको जरूरत नहीं है। ध्यान रखना कई बार भाई सेम देते तो जी की ओर चली जाइए, यहाँ जे की वैल्यू ले लीजिए, और जे सेम देते तो के की वैल्यू की ओर चली जाए, इससे कम से कम आपका टाइम बचेगा। कई बार ट्यूशन को ये ना कॉन्सेप्ट बेसिस दिए जाते हैं, इस टाइप के ट्यूशन जब भी आए तो आप मेरे इस तरीके को फॉलो करना। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले ट्यूशन की ओर, जो कि भाई पे क्या कह रहा है, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन एवं एक अल्फा का, 3 यहाँ पर कट दे रखे हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं, यहाँ पर पार्टिकल 2 भी दे सकता है, ठीक है, रेशियो के लिए। तो यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा है, ज्यादातर इन्हीं के लिए पूछा जाता है। समान विभवांतर से तवित किया जाता है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, क्या चीज इसका इक्वल दिया गया है, v इसका सेम दे दिया गया है, और ज्यादातर कुछ ना कुछ इक्वल सेम देता ही देता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, राइट। ये आपका थोड़ा सा इसका भी ध्यान रखना है कि लंबवत प्रवेश करते हैं तब उसका पथ कैसा होता है, वर्ताकार होता है। तो इनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। अब गतिज ऊर्जा का रेशियो पूछा है, तो कई बच्चे ऐसे करते हैं कि होगा 2-4 अंक का, इसको थोड़ा लंबा चौड़ा करना पड़ता है, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉर्मूले लेमडा वाले फॉर्मूले में घुस जाते हैं। नहीं, उनमें नहीं जाना, सीधा एनर्जी है तो एनर्जी का फॉर्मूला। एनर्जी क्या कहती है, एनर्जी को किसमें मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते नहीं मापते। ऊर्जा का मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है मतलब आवेश होता है, मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापते हैं, ऐसे याद रखना। और इलेक्ट्रॉन को मैं लिख देता हूँ क्यूबी, राइट, क्यू बराबर एम ही तो होता है, एम की वैल्यू मान लेंगे। अब ये भाई साहब तो सेम है, तो फिर बचा क्या, एनर्जी है जो काइनेटिक एनर्जी वो आवेश के समान होती है। बस काम खत्म। देखिए प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही किस पे चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे, क्योंकि 1d2 का होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है वही न्यूट्रॉन पे होता है, और जो अल्फा कण होता है उस पे प्रोटॉन का डबल होता है, होता नहीं होता। तो मतलब कहने का मतलब अपन प्रोटॉन को क्या लिखते हैं 1 1, न्यूट्रॉन को क्या लिखते हैं 1d2, और हाइड्रोजन को इसको अल्फा कण को क्या लिखते हैं हीलियम। तो बताइए इनका ये तो इनका किसका अनुपात हुआ, आवेश का। तो मतलब आवेश ही क्या है यहाँ पर, एनर्जी है। तो क्या रेशियो सामने आया 1 1 2, कहानी खत्म। कौन सा ऑप्शन, बी। उम्मीद करता हूँ आ गया होगा समझ में। तो इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कई बच्चे वो लेमडा वाले फॉर्मूले में चले जाते हैं और वहां उलझ जाते हैं। नहीं, क्वेश्चन को पढ़ें और नॉर्मल से, कई बार क्वेश्चन नॉर्मल होता है, अपन अपना दिमाग लगाइए, उस क्वेश्चन को लेंथी कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्या बता रहा है, एक समान धारा दोनों के अंदर जो करंट है वो इक्वल बह रही है।
केंद्रों पे चुंबकीय क्षेत्र। ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तरीका आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं इनको सॉल्व करने के लिए दोनों को थोड़ा सा मैं अलग अलग कर लेता हूँ, ये वाला और एक वाइट सीधा कर लेता हूँ, राइट। ये केंद्र इधर भी हुआ है, इधर से भी r दूरी पर ये केंद्र बिंदु है, राइट। अब करंट की डायरेक्शन, इसमें करंट ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा बन गया लेकिन समझना। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, राइट, तो आप बताइए पेज के नियम से ये पेज चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ को क्या लगाते हैं, डॉट। क्या लगाते हैं, डॉट। और इसके हिसाब से जब करंट इसमें आ ही जा रहा है और इस ओ बिंदु पे क्या होगा, ये ऐसे पकड़ेंगे हम, तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा, डॉट। मतलब दोनों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ओ बिंदु पर सेम होगी, राइट। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। अब बताइए नॉर्मल बात बताइए, केंद्र पे क्या होता है, कुंडली का केंद्र का चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला सबको याद होता है, क्या बोलते हैं इसको, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r, राइट। r जो भी दे रखा है वो मान लेना। इसका क्या होता है, सीधे तार के कारण v2 मान लेते हैं इसको, तो म्यू नॉट आई अपॉन में क्या लगता है, 2 पाई r होता है, नहीं होता, राइट। म्यू नॉट आई अपॉन में क्या होता है, 2 पाई। सीधे फॉर्मूले लिखेंगे में कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा नहीं लगाए। ये केंद्र का है कुंडली का, ये सीधे तार का है। अब ये डॉट डॉट है मतलब सेम है, डॉट डॉट है तो जोड़ देना, डॉट और क्रॉस है सब्ट्रैक्ट कर देना, मतलब घटा देना। बस ये थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। तो मतलब b बराबर क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2, राइट। दोनों को जोड़ देना तो क्या हो जाएगा, दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r और ये म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई r। ध्यान एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लगाया मैंने, दोनों के चुंबकीय क्षेत्र को ऐड किया है। ऐड क्यों किया है, डॉट और डॉट है, अगर क्रॉस क्रॉस आता तो भी जुड़ता, डॉट क्रॉस होता तो माइनस लगता, राइट। अब कॉमन ले लीजिए, ऑप्शन के अनुसार थोड़ा सा ध्यान रखिए, जिस प्रकार से ऑप्शन देंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r है तो 2 पाई r को कॉमन ले लेते हैं। जैसे इसको कॉमन लेंगे इसकी जगह ये इस यहाँ क्या बचेगा, पाई नहीं है इसमें, तो पाई ऊपर आ जाएगा और यहाँ क्या जाएगा 1। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए वापस वही आएगा। तो ये वाला मतलब ये वाला ब्लॉक आएगा प्लस वाला, तो सही आंसर कौन सा होगा, सी होगा। ध्यान यहाँ पर देखिए माइनस भी दे देता है, राइट। ये कब आता, अगर ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है ये ऐसे होती, राइट, यहाँ क्रॉस आता है, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस आते हैं, एक में डॉट और एक में क्रॉस, डॉट और क्रॉस आते हैं, यहाँ पर चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो जो ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बिना कॉन्सेप्ट के आप नहीं कर पाएंगे। तो तरीका आना चाहिए, डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए। इस तार के ऊपर क्या आएगा, एक चीज और मैं बता देता हूँ कि ये डॉट कैसे लगते हैं, इनको अच्छे से आप नोट कर लेना। मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ ताकि डॉट वाले में दिक्कत नहीं है। देखिए इसका बताता हूँ, इसमें नॉर्मल सी बात, आप तो ये सर्किट बनाओ बस, राइट, एक सिंपल सा, और यहाँ पे क्या लगाओ, एक बैटरी लगाओ, प्लस और माइनस याद करने का। तो वैसे प्लस को माइनस डायरेक्ट नहीं जोड़ते बिना रेजिस्टेंस के या बिना किसी प्लस के, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब हमको इसे मतलब नहीं है, राइट। अब मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, आप बताइए धारा किधर से जाएगी, प्लस से माइनस जाएगी, राइट। अब मैं जो डायरेक्शन बताने जा रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र की, वो याद रखना आपको हमेशा। ये जो अंगूठा वाला है इसको दिमाग में रखने की जरूरत है, ये वाला देखना। अब आप क्या लगाओ, अंदर क्रॉस लगा दो, चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत, ये होता है इसका मतलब, और बाहर डॉट लगा दो, बाहर डॉट। देखिए बाहर के अंदर अंदर क्या लगा दिया, क्रॉस, बाहर क्या लगा दिया, डॉट। अब मुझे बताइए ये वाला जो तार है, ये वाला तार, ये कौन सा है इसमें से, ये वाला तार है कि नहीं। तो मुझे बताओ ऊपर क्या है, डॉट, नीचे क्या है, क्रॉस। तो मैंने ऊपर क्या लिखा था, डॉट, इसका मतलब ये तार। अगर ऐसा तार देते मतलब ये बगल में ऐसा होता, ठीक है, ये वाला, तो बताओ यहाँ पर क्या था, डॉट, और अंदर क्या था, क्रॉस। मतलब ये डॉट और क्रॉस जब कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी तो अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और इसमें नॉर्मल चीज है, इसके दो ही पार्ट है बेचारे के, दो ही तरह की डायरेक्शन हो सकती है। अगर इसकी तो दो ही कहानी है, राइट। तो इसके पार्ट को अपन दो ही पार्ट में समझेंगे। देखिए कैसे, तो एक तो ये वाली हो सकती है, एक घड़ी की दिशा में हो सकता है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको इस प्रकार, आप तो पेंच वाले नियम याद रखना है इसमें क्रॉस डॉट। मुझे बताइए अगर इसके हिसाब से अपन पेंच घुमाएंगे, ठीक है, आप अपनी कॉपी में इसको जैसे डायरेक्शन देंगे ना वैसे आप पेंच घुमाना। जैसे आप पेंच घुमाओगे तो इस वाले डायरेक्शन के अनुसार क्या आएगा, पेंच बाहर आएगा, बाहर का मतलब डॉट। और इस वाले डायरेक्शन में पेंच को घुमाएंगे, राइट, पेंच अंदर जाएगा
तो ये अंदर वाले पर क्या आता है, क्रॉस। ये तो सबको पता ना, अंदर ये डॉट और क्रॉस कमाते हैं, डॉट का मतलब बाहर और क्रॉस का मतलब अंदर। अब ये चीजें आपको क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आएगी। मेरा कहने का मतलब है ये क्वेश्चन सोल्व कराना नहीं है इस टाइप, मतलब तार ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, ऐसे दे दे, सिंगल तार दे दे, डायरेक्शन पूछ लें, एक सिंगल तार देख के भी आपसे डायरेक्शन पूछ सकता है। ये भी काफी अच्छे क्वेश्चनों में शामिल है। उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एसएसएम का है, क्या कह रहा है, सरल आवृत्ति करते किसी पिंड का आयाम आपको दे रखा है ए है। वास्तव में यही होता है एम्पलीट्यूड के तौर पर, उसको यही लिखा जाता है। एक आवर्तकाल में चली गई दूरी क्या होगी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। आप बताइए जब सरल रोलक क्या करेगा, ये उसका आयाम होता है, देखिए मेरे सामने ये उसका आयाम ए होता है, ये क्या है, तो एक आवर्तकाल किसे कहते हैं, ये फिर वापिस यहाँ आए, यहाँ जाकर वापिस अपनी जगह पर आए, अपनी जगह पर वापिस आने को क्या कहते हैं, आवर्तकाल। जैसे पृथ्वी का आवर्तकाल क्या होगा, वो सूर्य के चारों घूम के वापिस आए अपनी जगह पर, वो उसका आवर्तकाल कहलाएगा। इसका आवर्तकाल क्या होता है, ये जाना, बताओ ए आना 2a, इधर गया 3a, वापिस आया कितना 4a। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। तो एक आवर्तकाल में जो देखिए जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 4 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आसान था और आप समझ में भी आ गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। तेल का घनत्व क्या है, तो तेल का जो घनत्व आपको दे रखा है, तो एक तरफ आपको यहाँ पे बीकर बना रखा है, उस बीकर के ट्यूब में, यू आकार की ट्यूब में एक तरफ वाटर है और एक तरफ ऑयल है। वाटर की जो हाइट दे रखा है आपको 15 सेंटीमीटर है, और जो ऑयल है उसका कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर है। और अपन को डेंसिटी बताना है। अपन को ये तो पता है वाटर की डेंसिटी कितना होता है, और ये बात कई बार क्वेश्चन में दिया हुआ भी आता है और कई बार अपन को याद रखना पड़ता है। जैसे 9.8 होता है जी का मान, ये कभी दे भी सकता है और कभी नहीं भी दे सकता है। तो वाटर का डेंसिटी घनत्व फिक्स होता है 1000 केजी मीटर क्यूब होता है। और आपसे क्या पूछ लिया, तेल का। तो पहले मैं आपको कैलकुलेशन के रास्ते बताता हूँ, फिर शॉर्टकट रास्ते चलते हैं। देखिए तली में दाब क्या होता है, ठीक है, जो आरपीडीजी वाले में थ्योरी में पढ़े थे उस चैप्टर वाले में, तो तली का दाब क्या होता है, दाब ज्ञात करने का यहाँ पर दोनों का दाब इक्वल होगा, तल का आकार कैसा भी हो दाब फिक्स होता है। तो मतलब P1 और P2, इधर का दाब को P1 और इधर के दाब को क्या माने P2 को बराबर होगा। P1 और P2 क्या होगा, बराबर होगा। तली का दाब जिसको बोलते हैं, राइट। और तली के दाब को क्या लिखा जाता है, रो जी एच, और ये भी क्या लिखा जाएगा, रो जी एच। ये 1 मान लेते हैं और ये 2 मान लेते हैं, यानी एक वाटर का और एक ऑयल का, ठीक है। तो वाटर का डेंसिटी कितना होता है, वाटर का घनत्व कितना होता है, 10 की पावर 3, 10 की पावर 3। जी की वैल्यू कितनी है, 10 मान लेते हैं। एच में कितना दे रखा, हाइट इसकी हाइट कितनी है, 15 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे उतनी क्योंकि इधर वाली वैल्यू से कट जाएगा। आगे बात करते हैं इसकी, तो ये तो अपन को डेंसिटी याद करनी है, इसका 10 और H2 अगला दे रखा है 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, तो 10 में 10 को खत्म कर दी। अब बात करते हैं रो2 की, तो कितना हो जाएगा, इसको मैं 1000 लिख देता हूँ इंटू 15 अपॉन में कितना 20, इसको कैंसिल किया तो कितना हो गया 50, और इसका कितना हुआ रो2 बराबर 15 पंजे 75, 750, 750 कितना केजी मीटर क्यूब। तो अपना आंसर कौन सा होगा इसमें, डी। उम्मीद करता हूँ ये वाला आ गया होगा समझ में। अब रही बात एग्जाम की, ये तो था कैलकुलेशन में, एग्जाम में क्या होता है, थोड़ा सा अपन को एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत होती है वहां पर, और उसके लिए अपन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस चाहिए। देखिए इसको शॉर्टकट कैसे करें, ये तो था कैलकुलेशन के बेसिस पर, मिटा दो इसको। देखिए आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि जो डेंसिटी होता है नीचे का, जो वो होता है, जो पानी का होता है या अदर का, वो सबका अलग अलग होता है, राइट। लेकिन जो दाब होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब जो दाब का फॉर्मूला होता है P, वो होगा, वो नियत रहेगा यहाँ पर, ठीक है, दोनों बात के लिए। और P यहाँ पर क्या रहेगा, अभी आपने फॉर्मूला लिखा था रो जी एच, वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा। अब मुझे बताइए इस रो और इस एच को नीचे ले लूं, क्या ऐसे लिख सकता हूँ, जी तो वैसे कांस्टेंट में है, तो ये एच, ये क्या हो गया जी एच ले सकता हूं। मतलब रो के एच में क्या रिलेशन हुआ बताओ, रो और एच में क्या रिलेशन हुआ आपके बताइए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब जहां हाइट ज्यादा वहां डेंसिटी कम, क्लियर इसका मतलब। और आप लोगों को ये तो पता होगा पानी की डेंसिटी कितना होता है, 1000 मीटर, 10 की पावर 3 मीटर, ये केजी प्रति मीटर क्यूब होता है।
है, फिक्स होता है, सबको याद रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जिसकी हाइट ज्यादा होगी उसकी डेंसिटी, हाइट ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी मतलब घनत्व क्या होगा, कम होगा। अब मुझे बताइए पानी का घनत्व कितना होता है, 1000 मीटर क्यूब। अब पानी के घनत्व से तो कम नहीं हो सकता, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 1000 से तो ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हाइट ज्यादा है तो डेंसिटी कम। कम का मतलब 1000 से तो कम, क्योंकि सामने जो टक्कर है वो कौन है, पानी है। पानी से मतलब कम, कम और पानी की कितनी होती है, 1000, मतलब आंसर 1000 से कम आएगा। इसका मतलब ऑप्शन देखिए 1000 तो हो नहीं सकता, बराबर नहीं आ सकता। ज्यादा 1300, 33, 1200 ज्यादा नहीं हो सकता, तो 1000 से कम। एक ही ऑप्शन है कौन सा, 750। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोनों तरीके से आना चाहिए, कैलकुलेशन भी आना चाहिए, वो अपना अधिकार है। कैलकुलेशन अपन कक्षा 11 बार पढ़ के आए, लेकिन कॉन्सेप्ट यहाँ कंपटीशन में कॉन्सेप्ट बेसिस काम करता है, मतलब आपको ऐसे तरीके आनी चाहिए, इसी से आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कह रहा है, घूर्णन गति वाले चैप्टर से और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोनों क्वेश्चन आपका। देखिए कोई कण विरामावस्था से प्रारंभ करके, जब भी विरामावस्था की बात आए तो कन्फर्म यह है कि उसका इनिशियली जो वेलोसिटी है वो तो कितना रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, विरामावस्था से प्रारंभ करके फिर ये आर्क के पथ में गमन करता है, मतलब राउंड करता है, राइट, स्ट्रेट ड्रॉ नहीं करता। मतलब गति के जो नियम लगेंगे वो घूर्णन गति वाले लगेंगे। एन चक्कर के में उसका वेग v नॉट हो जाता है, तो उसका कोणीय त्वरण क्या होगा, आपको पता है कोणीय त्वरण, रैखिक त्वरण तो सरलरेखीय गति से रिलेटेड है, और ये जो आता है कोणीय घूर्णन वाले चैप्टर से आता है। तो इसमें जब ये वाला इक्वेशन दे रखा है उसके हिसाब से अपन को इक्वेशन के जो आंसर निकालने हैं, तो देखिए यहाँ पर गति का जो नियम लगाना है, जो कि घूर्णन गति के हिसाब से चलना है, वो देखिए आपको पता होगा v स्क्वायर u स्क्वायर 2as होता है, उसी के बेसिस पर ओमेगा नॉट v स्क्वायर u स्क्वायर प्लस 2as की जगह 2a की जगह अल्फा, s की जगह आएगा थीटा, तो v स्क्वायर u स्क्वायर 2as होता है, और यहाँ होता है ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस कर 2 अल्फा थीटा। अब यहाँ पर ये एंगुलर मोशन की बात है तो ऐसी बात नहीं का है। अब एक चीज देखा होगा आपने, एक रिलेशन होता है v बराबर, आपने पढ़ा होगा r ओमेगा, v बराबर क्या होता है, r ओमेगा, सभी को याद है। अगर यहाँ से मैं ओमेगा निकालूं तो बताओ क्या आएगा, ओमेगा निकाला मतलब v अपॉन r, तो ये स्क्वायर करके लिख दूं v स्क्वायर। बात करते हैं इसके प्रारंभिक की, विरामावस्था में होने की वजह से आंसर 0। आगे बढ़ते हैं 2 अल्फा, ठीक है, 2 और अल्फा एक दूसरे से दिख रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से। थीटा, अब बात करते हैं थीटा की, तो थीटा क्या होता है, थीटा का मतलब एंगल, एक चक्कर में कितना बताइए, 360 को कितना लिखते हैं, 2 पाई, कंफर्म है 2 पाई। अब एक चक्कर है तो 2 पाई, दो चक्कर है तो 2 इंटू 2 पाई, और 3 है तो 3 इंटू 2 पाई। कितने चक्कर होता है, n चक्कर, n इंटू 2 पाई। क्या लगाएंगे, n इंटू 2 पाई, राइट, यानी n इंटू पाई, राइट। अब अपन को अल्फा निकालना है, तो कितना आसान काम है, मैं डायरेक्ट कर देता हूं। तो v डालना, इसको नोट लेना है अगला, तो नोट लगा दो और नीचे उतार दो, 2 टू 4, और अल्फा उधर आ गया n पाई r स्क्वायर, बताओ आया नहीं है, राइट। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आ गया आवाज अच्छे से समझ में। तो थोड़ा सा वैल्यू को थोड़ा सा सही समझना होता है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, और इसी के बेसिस पर अपना आंसर ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए v स्क्वायर 4 पाई, ये r स्क्वायर वाला, ये वाला ऑप्शन कौन सा बिलोंग कर रहा है, तो ये कर रहा है ए ऑप्शन, राइट। तो अपना सही आंसर क्या हुआ, ए। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों की अच्छे से प्रैक्टिस करें। आगे क्या कर रहा है, एक आपको ये बता रखा है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड का उपयोग किसी पीएन संधि डायोड की रचना की जाती है, मतलब एलईडी बनाने के लिए इसको क्या लिया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड के उपयोग में लिया जाता है। चलो लेने दीजिए, जहां ऊर्जा अंतराल आपको 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे दे रखा है। देखिए कंप्यूट करने के लिए वैल्यू ऐसी दी है कि आप कैलकुलेशन में उलझे। उत्सर्जित प्रकाश का वेवलेंथ मतलब तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से ये एग्जाम में कर सको इसको। जब भी आपको इस टाइप का तरंगदैर्घ्य पूछे तो आपको क्या होता है, अपना फॉर्मूला क्या होता है, एच सी अपॉन में ये होता है, नहीं होता, राइट। एच प्लांक सी प्रकाश का वेग, ई एनर्जी। अब एच और सी की जब वैल्यू रखने बैठेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो अपने से यही होगा फिर एग्जाम में। तो इनकी फिक्स वैल्यू 12400,
राइट। 12,400, 12,000 भी लिख सकते हैं, 12,400 भी लिख सकते हैं, ठीक, ठीक से याद रखना। अपॉन में ही अब ये तो किताबों में भी है और बच्चों को याद भी है। समस्या क्या होता है, उनका यूनिट पर फोकस नहीं करते हैं बच्चे, मात्रों का पता नहीं है 12,400 है किस में, और यही वो माप खा जाते हैं। देखिए ये जो वैल्यू है ना वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉन में होती है, ये वाली इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉन में होती है, इसका ध्यान रखना आपको। अब देखिए 12,400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और एंगस्ट्रॉन में अपनी जगह रखता हूं, और ई की वैल्यू कितना दिया है 1 पॉइंट कितना दिया है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब 1.9 में चलेंगे तो आपको टाइम लगेगा अप्रोक्सीमेट 2, तो कितना मानेंगे 2, किस में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मान दिया। 2 से इसको जब काटेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 6200 इनटू एंगस्ट्रॉन, राइट, इनटू एंगस्ट्रॉन लिखते हैं। अब इसको क्या है कि जब इसको अपन ढूंढने बैठेंगे तो एंगस्ट्रॉन पे की वैल्यू लेकिन यहां से 0 गए, तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 620 नैनोमीटर, राइट, और 620 के आसपास नैनोमीटर में अपनी वैल्यू कौन सी है देखिए, अब आसपास है। देखिए अगर अपन इसको ये उसमें लेने की कोशिश करते हैं एंगस्ट्रॉन में, तो देखो ये बड़ी हो जाती है वैल्यू, तो अपना सही आंसर क्या हुआ बी 654 नैनोमीटर। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज का सेक्शन कैसा लगा, अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की अगर प्रॉब्लम्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि अगले पार्ट में और अच्छे से क्वेश्चनों को आपको बताया जाए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको दिए जाए, ताकि आप उससे रिलेटेड संबंधित क्वेश्चनों पे ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, फोकस कर सको। थैंक यू, धन्यवाद।